हम लोग संसदीय समितियां कल पढ़े थे। ये मैपिंग कल यहीं पे छोड़े थे। कैसे बनती हैं संसदीय समितियां? सबसे पहले मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में हुआ था, उसी के तहत समितियों का समितियाँ अस्तित्व में आई। ठीक, अब समितियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई और दूसरी अस्थाई। अस्थाई, अस्थाई मतलब जो परमानेंट बनती रहती हैं, हरदम हमेशा रहती हैं। अस्थाई मतलब एढाक, कुछ समय के लिए बनेंगी, उनका काम पूरा तो वो ख़त्म। ठीक, इनको जब देखेंगे तो ये नियमित इनका गठन होता रहता है, कार्य लगातार काम ये करती रहती हैं और इनका गठन संसद के अधिनियम या लोकसभा की प्रक्रिया या कार्य संचालन नियम के अनुसार होता रहता है। इसका काम क्या है? अस्थाई मतलब इनका किसी विशेष काम के लिए इनका गठन होगा, गठन हुआ, ये अपना काम किए के बाद अपना रिपोर्ट या प्रत्यावेदन दी, इनका काम खत्म, समिति खत्म। ये होती हैं अस्थाई समितियाँ। अस्थाई समितियों को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक वित्तीय समितियाँ होती हैं, एक अन्य अस्थाई समितियाँ होती हैं। ठीक, अस्थाई में दो, जांच समिति और सलाहकारी समिति। जांच समिति क्या होती है? जो कोई तुरंत अभी घटना हुई हो, तत्काल की घटना हो, उस पर जब जांच कमेटी गठित होती है उसी को जांच समिति कहते हैं। दूसरी होती है सलाहकारी समिति, किस कोई विधेयक पेश हुआ है तो उस पर सलाह देने के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, ये सलाह देने के बाद इसका काम खत्म हो जाता है, ये अस्थाई होती है। अस्थाई समितियों में लोक लेखा, प्राक्कलन और लोक उपक्रम, अन्य में SC/ST समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति, ये समितियाँ होती हैं। अब होता क्या है? तो कुछ कॉमन चीज़ है, चाहे उसको पहले जान लीजिए, चाहे जितनी भी समितियां हैं, जो ये कुछ समितियां लोकसभा राज्यसभा दोनों में बनती हैं, कुछ लोकसभा की होती हैं। इधर जितनी समितियां हैं इनकी नियुक्ति ये वाली की लोकसभा अध्यक्ष करता है, और जितनी भी समितियां हैं इसमें एक कॉमन पॉइंट है कि कोई भी मंत्री समझ रहे हैं, मंत्री परिषद मतलब मंत्री किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा, मंत्री इसके सदस्य कॉमन पॉइंट है, सब में मंत्री सदस्य नहीं होंगे। क्लियर? और सबकी नियुक्ति लगभग कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इधर जो समितियां हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो दो ये कॉमन चीज़ें हैं, मैं हर में बताता चलूँगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि मंत्री परिषद का कोई सदस्य मतलब मंत्री, चाहे जो हो, कोई भी मंत्री हो, वो इन समितियों के सदस्य नहीं बनेंगे। पॉइंट क्लियर है? ठीक, इनकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल का होता है, 1 साल बाद फिर गठित होंगी। ठीक, अब इनमें से एक एक को उठा के, यही 3 मुख्य हैं, अस्थाई समितियां ही मुख्य हैं। उसके बाद तो ये हैं, ये अस्थाई हैं, परमानेंट काम करती रहती हैं, वित्त से संबंधित हैं, तो ये सबसे प्रमुख समिति हैं। इन्हीं 3 को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद नॉर्मली हैं। ठीक, तो एक एक को हम लोग पढ़ते हैं। अब निकाय पहला हमको पढ़ना है लोक लेखा समिति। अस्थाई समितियों में पहली जो समिति है वो लोक लेखा समिति है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक लेखा समिति। ठीक, अब अगर इसको देखोगे तो भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जानते हो, उसी को भारत शासन अधिनियम 1919, उसी के तहत सबसे पहले लोक लेखा समिति बनी। तो 19 के तहत 19 लागू कब हुआ था? 21 में। तो लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ सबसे पहले? अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि जितनी समितियाँ हैं सबसे पुरानी कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। ठीक, अब यहीं से शुरू करें, तो एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। ठीक है, क्या खासियत है इसकी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में गठन हुआ, सबसे पुरानी है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में गठन। अब जितनी समितियां सबसे पहले ये गठित हो रही, सबसे पुरानी है, तो यह सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ, अब सदस्य कितने होते हैं? ठीक, तो सदस्य अगर आप देखेंगे
तो इसमें होते हैं टोटल 22 सदस्य। कितने? अब यहाँ से हम थोड़ा सा कर देते हैं चेंज। लोकसभा से कितने होते हैं? 15। राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। ठीक, समझ में आया? टोटल कितने सदस्य? 22। लोकसभा से 15, 7। 1:2 का अनुपात होता है राज्यसभा। कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1 वर्ष का होता है। तीनों समितियों का एक ही वर्ष होगा, सब में बताएंगे। ठीक है, कार्यकाल कितना हो गया? 1 साल का हो गया। ठीक, और क्या है? इसकी नियुक्ति जो होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये अपना प्रतिवेदन किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे? उसको अध्यक्ष करेगा। किसको करेगा? विपक्ष के किसी सदस्य को, मुख्यतः नेता को। विपक्ष के नेता लिख दे रहे हैं, कोई सदस्य भी हो सकता है। ठीक, तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? विपक्ष का नेता। जैसे अभी कौन बनेगा? राहुल गांधी बन जाएंगे। ठीक, क्योंकि विपक्ष के नेता वही है, या वो न बन के किसी और सदस्य को, लेकिन विपक्ष का ही सदस्य बनेगा। ये टेक्निकल पॉइंट। ठीक, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, जो सत्ता पक्ष का होता है। मामला समझ में आ गया इनका? करता क्या है? जो सरकार होती है, ये इसके वार्षिक जो लेखे होते हैं उसकी जांच करता है। सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करता है। ठीक, वार्षिक लेखों की जांच करें। इससे क्या होगा? ये सरकार जो होती है, इसकी डर से या अगर गलत रिपोर्ट आ जाएगी या इनके खिलाफ आ जाएगी तो संसद में विश्वास खत्म हो जाएगा। तो सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी भी बनाने का कार्य क्या कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, यह सरकार को संसद के प्रति, चाहे उत्तरदायी लिखिए चाहे जवाबदेही लिखिए, ठीक है, प्रति उत्तरदायी बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण समिति है, इसलिए चर्चा में रहती है। एक जानते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? नहीं, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कहाँ भेजेगा? संसद के पास। संसद उसको किसको भेज देता है? लोकलेख। ये CAG की रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक, तो अगला क्या है? CAG, वही CAG का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक, एक काम ये हो गया, क्लियर हुआ? ये हुआ ना? सब में कॉमन पॉइंट क्या है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। हो गया इतना? ठीक, अब इसको जो होता है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। किसकी? हाँ, इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं। तो जितने घोटाले हुए हैं भैया आज तक, उसको उजागर करने का काम कौन करती है? लोक लेखा समिति। आप लोग पता नहीं सुने नहीं, बोफोर्स तोप घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, सुने हैं? ये सब 2002-03 का मामला है। कोयला घोटाला हुआ था। ये जितने घोटाले हुए हैं, इसको उजागर करने का काम कौन करता है? लोक लेखा। ठीक, मामला समझ में आया? घोटालों का नाम बता दिए हैं, याद रखिएगा। ये कौन किसकी खासियत थी? लोक लेखा। अब अगली आएगी प्राक्कलन। ठीक,
दूसरी समिति है। क्रमबद्ध रूप से लिख रहे हैं इसको, क्रमबद्धता का ही इसमें ध्यान दिए रहे हैं कि आसानी से आपको तैयार हो जाए। ठीक, इसी को एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। ठीक, एस्टीमेट कमेटी, क्लियर। अब इसकी खासियत है, इसको सबसे पहले 1950 में गठन किया गया। एक जान मथाई थे, उनके समिति गठित हुई थी, उसी समिति के सिफारिश पर, जान मथाई समिति की सिफारिश पर कब गठन हुआ? 1950 में। ठीक, तो सर्वप्रथम जान मथाई समिति की सिफारिश पर उन्नीस सौ 50 में गठन हुआ। हो गया। अब फिर यहाँ आ जाइए। अब सबसे पुरानी तो है नहीं, दूसरी सबसे पुरानी कर दीजिए। सदस्य कितने होंगे? तो 30 होते हैं। कहाँ से होते हैं? सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक, तो जितनी समितियाँ बनेंगी, अब सबसे अधिक सदस्य किस में है? हाँ, तो सर्वाधिक सदस्य वाली समिति। क्लियर हो गया इतना? कार्यकाल, हाँ, ठीक। अध्यक्ष की नियुक्ति, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अब की ध्यान दीजिए, इसमें विपक्ष था ना, इसमें सत्ता पक्ष से। ठीक है, ठीक है। कहाँ से? सत्ताधारी दल से। ठीक, ये अध्यक्ष कहाँ से आएगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व जानते हो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, STVS जानते हो, उसी के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति की का आनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्लियर? इतना हो गया है। ये मंत्रि परिषद सदस्य इसमें भी नहीं होगा। हो गया इतना? काम क्या करता है? तो वार्षिक अनुदान पढ़े हो पीछे? अनुदानों की जांच करना। कल पढ़ रहे थे जब पहले, तो अनुदान प्रकार बताए थे ना, तो अनुदानों की, हाँ, एक बताए थे अतिरिक्त या पूरक अनुदान। ठीक, इसकी जांच करना। हो गया? चर्चा करना, ये कार्य हो गए। और जो बचा इसमें जोड़ लीजिए। ठीक, सब लगभग जितने स्मूथ पॉइंट थे वही है। इसको अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। इसे अस्थाई, अस्थाई तो पहले से है, मितव्ययिता समिति कहते हैं। क्यों कहते हैं? खूब अतिरिक्त पूरक या अनुदान, खूब अनुदान मांग ले लोग, मनमानी खर्च करें, ये क्या करता है? उसकी जांच करता रहता है, इसलिए पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब ज़्यादा खर्च को रोकने वाला कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये कौन सी थी? दूसरी समिति हो गई। वो जो एक दो पॉइंट छोड़ रहे हैं, इसको यहाँ ऐड कर लीजिए, यहाँ लगेगा। ठीक है,
और ये दोनों जुड़वा बहन है, तो अगर ये इसकी जुड़वा बहन है तो इसकी ये होगी, चाहे जैसे पूछेंगे घुमा के, दोनों जुड़वा बहन हैं। 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरे पे आते हैं, सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति। ऊपर मिटा दें, सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति। मिटाएं ऊपर। ये तीसरी समिति है, तीसरी अस्थाई समिति। और है अस्थाई समितियाँ, लेकिन वित्त वाली तीसरी वित्तीय अस्थाई समिति है। ठीक है। इसका जो गठन था, एक थे कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर उन्नीस सौ 64 में सर्वप्रथम इसका गठन कब हो रहा है? कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन किया जा रहा है। सदस्य जो लोक लेखा समिति वाला था वही यहाँ है। ठीक। सदस्य कैसे? 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, कार्यकाल अध्यक्ष की नियुक्ति, हाँ सब वही सारी चीज़ें हैं। ठीक। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। मंत्री सदस्य होगा, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसकी, हाँ क्लियर हो गया। ये लोक उपक्रम जानते हैं, जितने लोक उपक्रम होते हैं उसकी जांच करना। जैसे LIC जानते हो, एयर इंडिया जानते हो, भारतीय खाद्य निगम जानते हो, ये लोक उपक्रम है, इनकी जांच करना। लोक लेखा का काम क्या है? इनकी जांच करना। और लोगों से संबंधित लोक उपक्रम, अगर इसके संबंध में CAG रिपोर्ट कर रही है तो उसकी जांच करना। इसको नोट करें। लोक उपक्रम के संबंध में, लोक उपक्रम के संबंध में CAG के रिपोर्ट की जांच करना। ठीक है, ये इसका काम हो गया। जितने लोक उपक्रम, अरे कंपनी कोई हो गई, जितनी कंपनियां होती हैं, LIC, बीमा सीमा, जितना होता है सबकी जांच कौन करेगा? लोक उपक्रम समिति। मंत्रिपरिषद सदस्य, कोई सदस्य इसका हो नहीं सकता, कार्यकाल सब वही है, शेष सारी चीज़ें वही है। हो गया इतना। अगला कौन था? ये तो था वित्तीय, 3 वित्तीय हो गई। अब दूसरी साइड पे अस्थाई वाली थी, SC ST समिति थी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो SC ST समिति थी, ये समितियां हो गई, समिति हो गई। इसका क्या काम है? पहले सदस्य, इसका संविधान में वर्णन है, संविधान में है अनुच्छेद 338 304, ठीक है 338 में ना, इसका संविधान में वर्णन है। तो भाई संविधान पहले से तो नई तो बनी नहीं, तो कौन बना कैसे नहीं? तो सदस्य कितने? 30, लोकसभा से, राज्यसभा से, अनुपात हमेशा 1-2 का रहेगा। कार्यकाल वही होगा, जितना है कार्यकाल 1 वर्ष रहेगा, हर साल गठित होती रहेंगी। लिख दीजिए, सब में लिखते चल रहे हैं, पीछे बताए तो हैं, लेकिन किसी में छोड़ देंगे तो समझ लीजिएगा। हाँ, मान लीजिए भूल जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको समझिएगा 1 वर्ष ही होगी। अस्थाई जितनी समितियाँ होंगी हर साल उनका गठन होता रहेगा। ठीक हो गया। काम क्या है इसका?
SC/ST जो आयोग होता है उसकी रिपोर्ट की जांच करती है, SC/ST आयोग के रिपोर्ट की जांच करती है। ठीक है, इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व संसद में या सेवाओं में है कि नहीं, इसका जांच करना, इसकी रिपोर्ट तैयार करना। समझ रहे हैं, ये 2-3 काम इसके होते हैं। ठीक, तो आयोग के रिपोर्ट पर विचार करना, ठीक, और प्रतिनिधित्व पर, हाँ, प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना। सुनते होंगे ना कि हमारा इतना, इतने % है, हमको इतना ही मिला है, हमारी सेवाओं में इतना है। हो गया इतना, ये हो गई SC/ST। फिर कार्य मंत्रणा समिति है, अब सब छोटी छोटी हैं। इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन है, इसको नोट करिए। अभी ये केवल सदस्य बता रहे हैं, कार्यकाल छोड़ते चल रहे हैं। सब में कार्यकाल 1 वर्ष है। हाँ, तो कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति। ये दोनों सदनों में अलग अलग बनती है। ठीक, लोकसभा में, राज्यसभा में अलग अलग बनती है। राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। ये लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग। दोनों सदनों में अभी तक वो कॉमन बन रही थी, दोनों सदनों की। ये दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। ठीक, लिख दीजिए, नहीं भूल जाओगे। दोनों सदनों के लिए अलग अलग। क्लियर? कार्यकाल 1 वर्ष। ये क्या करती है? सदन की जो कार्यवाही होती है, जो सदन की कार्यवाही होती है उसको नियंत्रित करती है, सदन की कार्यवाही। और तथा समय तालिका, कौन सा, क्या, किस समय क्या होगा, समय तालिका का निर्धारण। ठीक, या चेंज होते रहते ना, तो तालिका का विनियमन। ये कौन सी थी? कार्य मंत्रणा। अगली है विशेषाधिकार। ठीक, यही लोकसभा में और राज्यसभा में अलग अलग बनेगी। इसमें 10 सदस्य, इसमें 15 सदस्य। ठीक है, दोनों सदनों के लिए अलग अलग बनेगी। क्लियर? तो क्या है? तो सदन के सदस्यों का अगर विशेषाधिकार हनन हो रहा है तो उसकी जांच। सदन के सदस्यों के जांच अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है। मतलब सजा देना किसका काम है? न्यायालय का। लेकिन छोटा मोटा है तो यहीं निपटा देंगे। तो आधा कर रहे हैं ना। हाँ, ये कौन सी थी? विशेषाधिकार। फिर महिला सशक्तिकरण। ठीक, कुल सदस्य 30। एक ही कमेटी होती है दोनों के लिए, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। जिसमें इस तरह बना रहे हैं एक ही है, जिसमें अलग अलग लिख रहे हैं उसमें दोनों सदनों में अलग अलग बनेगी। ठीक है, तो महिला संबंध है तो क्या करती है महिला आयोग? जानते हो, महिला आयोग
की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना। ठीक। और विभागीय समितियां हैं, उसके बारे में जान लीजिए। विभागीय समितियां, इसमें देखिए क्या क्या होता है। हाँ, अभी तक कुल विभागीय समितियां कितनी बनती हैं? ये टोटल भैया बनी है अभी तक 24 बनती हैं। विभागीय समितियां कितनी होती हैं? 24 ठीक होती हैं। ठीक। सदस्य वही 31 होते हैं, लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10, एक ही कमेटी बनती है। काम क्या है? अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना। तथा रिपोर्ट देना। क्लियर? ये होती हैं, इतनी कुछ समितियां थी। अब ये 24 छोटी छोटी, फिर अस्थायी वाले काम उसका दिखा ही चुके थे। ये मुख्य 3 वही वित्तीय मुख्य समितियां होती हैं, शेष ये है। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब बने तो उन्होंने 2 समितियां और गठित कर दी। नई समितियों का गठन हुआ है। पहली का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश और वृद्धि, निवेश और वृद्धि की कैबिनेट कमेटी कहा जाता है इसको। इसमें क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश विदेश से लोगों को देश में निवेश करने के लिए, पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। निवेश 2 प्रकार का होता है, एक सार्वजनिक होता है, एक निजी होता है। सार्वजनिक का मतलब हुआ कि कोई कंपनी, सरकार जो पैसे लगा के कोई संस्थान और संरचना बनाती है, वो सार्वजनिक निवेश हुआ। ठीक है। निजी निवेश क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई काम किया जाए जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो और सरकार का भी लाभ हो। वो जैसे अभी जो पहले रोडें बनती थी उसको सरकार बनाती है। अब बॉट मॉडल पे BOT, बनाओ, चलाओ और ट्रांसफ़र करो। अब होता क्या है, प्राइवेट कंपनियां रोड बना देती हैं, सरकार उनको ज़मीन उपलब्ध करा दी, अब वो रोड बना देंगी, सरकार पैसा नहीं देगी। होगा क्या, वो 10 साल 5 साल का एग्रीमेंट हो जाता है, इतने दिन में आपका टोल टैक्स के माध्यम से पैसा पूरा हो जाएगा। आप उतने दिन टोल इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद रोड सरकार को दे दीजिए, आप अपना काम करिए और कुछ अपना लाभ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये समितियों क्या है? निवेश है। तो पहला कौन सी हुई? कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्ट एंड ग्रोथ। इसमें क्या हुआ कि सार्वजनिक और निजी लोगों को निवेश के प्रोत्साहित करना। ठीक। दूसरा था कैबिनेट कमेटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और स्किल मतलब कौशल विकास के लिए विचार करना। ठीक। ये 2 कमेटियाँ और हैं, तो कहिए तो इनको बता देना, ऐसे जानते रहिए, उसे पूछ ही नहीं जाएंगे लेकिन जानते रहिएगा। 2 हैं, कौन कौन सी? एक है निवेश और ग्रोथ। निवेश के लिए, निवेश मतलब सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाओ और विकास करो। और दूसरा क्या है? बेरोजगारी का कम करो और कौशल विकास करो। ठीक। ये तो था वनडे एग्जाम संबंधित। अब हमारे में जो आया था कि लाभ क्या है, उसको सुन लीजिए, बता देते हैं, काम का नहीं है आपके। पहला है संसदीय समितियों का गठन, समय की बचत होता है। नहीं तो अगर उसी में बहस होती रहेगी हमेशा तो लंबा बहस चलेगी, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। इसमें क्या होता है, समितियाँ जो होती हैं उसको जो अच्छा है बुरा है काट कूट के बराबर करके संशोधन का प्रस्ताव कर देंगे, नहीं पास करवा देंगे। ठीक। समय का बचत होती है। ठीक। अब जैसे उसमें अगर लगातार बहस होगी तो जो अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर इसको कमेटी को दे दिया गया तो अब समय बच गया ना, उसमें लोक महत्व के अन्य मुद्दों की चर्चा हो जाएगी। पहला समय की बचत हुई, लोक महत्व के मुद्दों की चर्चा हो जाएगी। 2 कंडीशन बनी। ठीक है। अब जब लोक महत्व के मुद्दों के बाद विपक्ष कुछ नई नई बातें रखेगा, रचनात्मक बातें, तो सरकार चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर ले, उसको लागू कर ले, तो सरकार को कुछ नई चीज़ें वहाँ सुनने को मौका मिल जाता है, उसको लागू कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जाति आधारित जनगणना बार बार विपक्ष चिल्ला रहा था, सरकार ने उसको लागू कर दिया। ठीक। समझ में आया? ये हुआ। अगला, भविष्य के जो मंत्री हैं और पीठासीन अधिकारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण का साधन बन जाती हैं समितियां, उनको प्रशिक्षण कर देती हैं। कैसे होती हैं? क्यों? जैसे
इसमें तो मंत्री सदस्य होंगे नहीं, लेकिन जो सदस्य है अगर कभी मंत्री बनेगा तो ऐसे जांच होती है, ऐसे जांच होती है, होशियार रहिए। तो प्रशिक्षण दे रही है ना, तो मंत्रियों और पीठासीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, और प्रशासन कैसे काम करता है ये सिखाती है, सदस्यों को सिखा देती है ना कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें उनको सिखा देती है। समितियां जो होती हैं संसद और लोगों के बीच की कड़ी होती हैं। कैसे? संसद ने कानून बना दिया, अब वो लोगों से फीडबैक लेंगे कि कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, इनके फीडबैक को उस पर दोनों में संशोधन करके व्यवस्थित कर देंगे। ये काम कौन कर रहा है? समितियां कर रही हैं। तो संसद और लोगों के बीच का कड़ी बन जाती हैं। हो गया ये, ठीक है। ये विस्तृत जांच करके सदनों की जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। मनमानी काम मत करिए, जनता पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो संसद को मनमानी करने से रोकती हैं। ये हो गया। अब सीमाएं क्या है? सदन द्वारा निर्वाचित होते हैं, उन्हीं के तो सदस्य हैं, तो जो चाहेंगे तो सो करेंगे। पहला, मंत्री इनके सदस्य बन नहीं सकते, ये किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है, और ना किसी को कह सकते हैं कि आप सामने उपस्थित होइए, केवल सलाह दे सकते हैं। तो सलाह का कोई मतलब है नहीं होता है, ठीक। समितियां जो होती हैं वो जो पिछले कार्य हैं, समितियां जो हैं वो पिछले कार्य जो हो चुके हैं उसकी जांच करती हैं, जो हो रहे हैं जो होंगे उसकी जांच नहीं करती है, ठीक। इनकी सिफारिश जो होती है समितियों की सलाहकारी होती है। सलाह मतलब मानिए न मानिए, सलाहकारी होती है, ना तो बाध्यकारी होती है और ना ही निर्देशात्मक होती है, ये होती है, ठीक। ये क्या थी? समितियां थी। सबका कार्यकाल समझ में आ गया, सदस्य संख्या समझ में आ गई, वर्क उनका काम क्या है, अध्यक्षों की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक। लाभ और सीमाएं ये हमने मुझे बता दिया, क्योंकि आप लोगों के काम का नहीं। जब कभी फिर अगले स्तर पे चलेंगे तब वहाँ मुलाकात होगी, ठीक। ये इतना हुआ। अब निधि, निधि निधि जानते हैं? संचित निधि, आकस्मिक निधि 3 प्रकार की होती है। इसको पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसको जल्दी करते हैं क्योंकि आज इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। संसद की क्रियाविधि, क्रियाकलाप जो होते हैं, कैसे काम होता है उसमें, उसको यहीं से आज समाप्त करेंगे। तो थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, ठीक। अब आते हैं निधियाँ। विभिन्न प्रकार की निधियाँ। भैया जो निधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है संचित निधि, और आकस्मिक निधि। ठीक, 2 तो आप जानते हैं, एक तीसरी होती है लोक लेखा। लोक लेखा, इसको कह दीजिए भारत का लोक लेखा। ये 3 प्रकार की नीतियाँ हैं। इसको अनुच्छेद नंबर 266(1) कर लीजिए, 266(2) कर लीजिए, 267 कर दीजिए, अनुच्छेद हो गए। तो ये संवैधानिक चीज़ है, ठीक। कहाँ उल्लेख हो गया ना? तो पैसा इसमें आता कहाँ से है? भारत सरकार का कुल राजस्व। इसका मतलब क्या हुआ? जो कर जानते हैं हम लोग, टैक्स देते हैं ना, जितने कर हैं वो कर, और जो भारत विदेशों से ऋण प्राप्त करता है वो ऋण, ये दोनों चीज़ें जो प्राप्त होती हैं भारत को, जितने कर, वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जमा होते हैं? संचित में। ऋण मतलब क्या होता है? उधार ना। ऋण का मतलब उधार समझ लोगे, से प्राप्त धन इसी में जमा होते हैं। ये तो समझ में आ गया। खर्च कहाँ होता है? तो संवैधानिक जितने पद हैं बताए हैं, सबका वेतन पेंशन यहाँ से आ रहा है ना। पैसा निकलेगा कैसे? इसमें से पैसा निकालना है तो कैसे?
एक होता है विनियोग। विनियोग विधेयक जानते हैं, 114 अनुच्छेद, विनियोग विधेयक 114 अनुच्छेद, और अनुपूरक अनुदान। धन निकाला जाता है। ठीक, कहाँ खर्च होता है? तो संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते ना, संवैधानिक, इसको बताए हैं पीछे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, ये सारी संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन। ठीक, ये किसका था? जो संचित निधि है, जो इसमें जमा हुई है, इसके अलावा जितनी राशियां हैं सब इसमें जमा है। संचित निधि के अलावा सभी राशियां इसमें जमा होती हैं। प्रैक्टिस मार रहे थे ना आज, समझ में आया? ये पूछा गया कि इसमें ये पैसा आता कहाँ से है? ये तो जानते हैं सब खर्च कहाँ होता है, वो पूछा है आता कहाँ से? भाई खर्च कब होगा? जब उसमें होगा ना, तो कहाँ से? ठीक, तो ठीक है, इससे जो होता है धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बैंक बचत जानते हैं, जब बैंक जमा निधि, भविष्य जमा निधि, ये सब जितनी बचतें होते हैं वो सब इसमें जमा हो जाती है। मामला समझ में आया? इसमें अंतर क्या है? इसमें देखिए विधेयक मतलब संसद की अनुमति आवश्यक है। विधेयक कहाँ पारित होगा? संसद में। अगर नहीं पारित होगा तो इसमें पैसा नहीं निकालें। इसमें क्या है? पैसा निकाल लीजिए, कोई पूछने वाला नहीं, संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। अब आते हैं आकस्मिक नीति, 267 में है, लिखा है, क्या लिखा है? आकस्मिक। आकस्मिक मतलब कोई विशेष आपदा या अचानक कोई घटना, दुर्घटना हो गई, पैसा चाहिए, तब यहाँ से। इसमें क्या होता है? संसद को में पास करवाइए तब पैसा निकालिए, इसमें खर्चा कर लीजिए, बाद में पास करा लीजिए। दोनों में उल्टा होता है, पहले पास तब खर्च निकलेगा, इसमें पहले खर्च बाद में पास होगा। ठीक, तो आकस्मिक खर्चे हेतु आकस्मिक खर्चे हेतु इसका गठन हुआ है। ठीक है, इसका मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से मुखिया राष्ट्रपति है। भारत का वित्त सचिव जो होता है, ओर से भारत का वित्त सचिव संचालन करता। पहले भैया जानते हो ये 500 करोड़ की थी नीति, अभी शायद 25,000 करोड़ की बना दी गई है। सर्च कर लीजिए गूगल पे, शायद 90-99% कन्फर्म है 25,000 करोड़ की संचित निधि बन चुकी है। शुरुआत में कितनी थी? 500 करोड़ की थी। तो अब आपदाएँ ज़्यादा बढ़ रही हैं ना, तो इस वजह से इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक, देख लीजिएगा, 25,000 मान के चलिए, लिख नहीं रहा हूँ, शंका है थोड़ी सी, लेकिन मान चलिए 25,000, किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें पैसा पहले खर्च किया जाता है, उसके बाद संसद में पास
कराया जाता है। इसका उल्टा होगा। ठीक, ये तो हो गया भैया आपकी समितियां और निधियां। अब कुछ विशेष चीज़ें होती हैं, जैसे संसद, जो ये संसद आए हैं, संसदीय व्यवस्था जो आई है कहाँ से आई है? तो शुरू में हम आए हैं ब्रिटेन से। तो संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई है? ब्रिटेन में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संसद की जननी किसे कहते हैं? ठीक, ये कुछ स्टेटमेंट हैं छोटे छोटे। अन्य चीज़ों में अब ये होगा, यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया ना। तो संसद की जननी ब्रिटेन। ठीक, संसद जननी कौन है? ब्रिटेन। लोकतंत्र है अपने यहाँ, लोकतंत्र का घर कौन है? स्विट्जरलैंड है। क्लियर? ये कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि भारत में जो संसद है, पहली जो संसद थी तो वो नियुक्त हुई थी, निर्वाचित नहीं हुई थी ना। तो पहली निर्वाचित संसद कब आई? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको डेटा हम दे रहे हैं आपको। तो पहली राज्यसभा कब आ रही है? राज्यसभा कब? 3 अप्रैल 1952। ठीक है। लोकसभा 17 अप्रैल 1900। और संसद की पहली बैठक कब हो रही है? ये तो लोकसभा राज्यसभा है, दोनों मिलकर जब बैठक होगी तब ना। तो ठीक है, ये 3 संसद पहली निर्वाचन नहीं, 13 मई है। 13 मई 1952 को पहली निर्वाचित संसद हुई। मतलब दोनों आ गए, पहली बैठक जो हो रही है वो हो रही है। मामला समझ में आया? एक होता है दल विहीन और लोकतंत्र। जैसे अपने यहाँ विभिन्न दल होते हैं, पार्टी होती है ना, तो दल विहीन लोकतंत्र की मांग अपने यहाँ हुई थी। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और एक शब्द होता है प्रत्याह्वान। ये 2 चीज़ों की मांग किसने किया था? हाँ, दल विहीन लोकतंत्र और प्रत्याह्वान की मांग किसने किया था? जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। होता क्या है? दल विहीन, बिना पार्टी के चुनाव हो तो कहीं होता है? होता है। पंचायत का जितना चुनाव होता है वो बिना पार्टी को होता है। तो जो ये मांग किए थे वो राज्य, केंद्र और राज्य में मिला के कहाँ लगा है? पंचायत में। प्रत्याह्वान के जानते हो? जैसे हम लोगों ने आपको चुन लिया, मुखिया बना दिया, और आप मनमानी काम कर रहे हैं, तो वापस बुलाने का जो अधिकार होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रत्याह्वान। तो कहीं है भारत में? है, पंचायतों में है। अगर 2/3 सदस्य इकट्ठे होके डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दें तो फिर से चुनाव हो सकता है, या आधे से अधिक सदस्य जाके वहाँ दे दें तो प्रधान हट सकता है। तो पंचायतों में ये व्यवस्थाएं हैं अपने यहाँ। प्रत्याह्वान है, नहीं तो हम वापस बुला भी सकते हैं, लेकिन ये संभव है नहीं, व्यवहारिक धरातल पर संभव नहीं है, लेकिन ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले किसने मांगा था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है। जो संसद की सीटें थी वो दूसरे संविधान संशोधन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, 1952 द्वारा जनसंख्या के आधार पर कर दी गई। इसके पहले जनसंख्या के आधार पर नहीं थे। ठीक है, द्वारा जनसंख्या के आधार पर की गई। ठीक, अब देखिए लोकसभा का सदस्य कितने वोट चाहिए इसको? ठीक, और जमानत राशि SC ST के लिए
25 का आधा कितना होगा? 12.5 होना चाहिए ना। चलिए 15,000 कर लीजिए। ये लोकसभा हो गया। विधानसभा सदस्य दशमलव हटा दीजिए, ठीक। 15,000 इनका है, इसका आधा इसमें कर लीजिए, ठीक। 7,500 ये विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया। और राज्यसभा पे आ जाइए, ये होते हैं 10 लाख, ठीक है। और पहली सीट जो होती है वो 20 लाख पे होती है, शेष सब 10-10 लाख पे निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो जो संसद लोकसभा की है वही राज्यसभा की होगी। इतना समझ में आया? हो गया इतना। अब एक होता है परिसीमन, प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ अब विशेष चीज़ें आ गई, जैसे संसद जो होती है, अपने यहाँ संसद कहते हैं, लेकिन हर देश में इसको संसद कहते हैं। तो वनडे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम नोट कर दे रहे हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए या मैं बोल दे रहा हूँ, लोग लिख लीजिए। ये इतना हो गया। ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट कहते हैं। ब्रिटेन में क्या कहोगे? ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जानते होंगे आप लोग। अमेरिका में, हाँ, अमेरिका में कांग्रेस कहते हो, ठीक। चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस, ये एक तरफ देश है, दूसरी तरफ संसद का नाम है, ठीक है। पाकिस्तान में मजलिस ए शूरा, ठीक है। अफगानिस्तान में शोरा, ठीक। अफगानिस्तान बाद ईरान में मजलिस, ठीक। ईरान में मजलिस हो गया। फिर म्यांमार आ जाइए, म्यांमार पीपुल कांग्रेस। म्यांमार के बाद है नेपाल, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद बांग्लादेश में जातीय संसद, ठीक। उसके बाद जापान में डायट, भूटान में नेशनल असेंबली, और रूस में फेडरल असेंबली। ये थी भारत की संसद। भारत की संसद की क्रियाविधि, कानून कैसे बनते हैं, वित्त विधेयक कैसे पारित होता है, समितियां कैसे काम करती हैं, विधेयक के प्रकार क्या हैं, प्रश्न क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हमने आपको विधिवत तरीके से बता दिया है। अगले दिन से हम लोग राज्य की विधानसभा या विधानमंडल की कार्यविधि पढ़ेंगे, ठीक। इसको अच्छे से देखिए, उसके बाद अगला मिलते हैं।